नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं देश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी शिवपाल यादव को मिलने वाले गिफ्ट की, जिसकी चर्चा प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा चुकी है। वहीं बात करेंगे राम राज्य की लक्ष्मण वाली सियासत की, जिसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। साथ ही बताएंगे कि कैसे आज पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर हमला बोला और कैसे पूरा सदन विपक्ष के शोर से गूंजने लगा। वहीं बात होगी राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश के समर्थन की, क्योंकि कल तक राहुल भाजपा के निशाने पर थे, अब अखिलेश निशाने पर हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, शिवपाल को अखिलेश का कुर्सी गिफ्ट, पहली कतार में होंगे शिफ्ट। क्योंकि कल तक जो अखिलेश शिवपाल की कुर्सी बदलने की मांग कर रहे थे, वो अब शिवपाल की कुर्सी ठीक अपने बगल में लगवाना चाहते हैं। क्योंकि चर्चा है कि जब यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो अखिलेश के बगल में शिवपाल की कुर्सी होगी। जानकारी से सपा की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि कल अखिलेश गाजीपुर से शंखनाद करने वाले हैं। ये वही गाजीपुर है जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल बजाया था। शिवपाल को अखिलेश का कुर्सी गिफ्ट, पहली कतार में होंगे शिफ्ट। बजट सत्र से पहले घमासान, गाजीपुर से अखिलेश करेंगे बड़ा ऐलान। क्या मैनपुरी की जीत के बाद अखिलेश शिवपाल के ऋणी हो गए हैं? क्योंकि अखिलेश शिवपाल को मैनपुरी जीत पर रिटर्न गिफ्ट पर गिफ्ट देते जा रहे हैं। क्योंकि पहले शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अब विधानसभा में शिवपाल को फ्रंट सीट देने की चर्चा तेज होने लगी है। कयास लगाए जा रहे कि विधानसभा में शिवपाल अखिलेश के बगल में बैठे नजर आएंगे। लेकिन एक वो भी दौर था जब अखिलेश शिवपाल को अपने पास तो क्या सदन में देखना भी नहीं चाहते थे। ये सितंबर महीने की बात है जब अखिलेश ने शिवपाल की कुर्सी बदलने की मांग करते हुए एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिख दी थी। इस चिट्ठी और सीट वाले एपिसोड से शिवपाल इतने शर्मसार हुए कि पूरे सत्र के दौरान ही सदन में नहीं पहुंचे। लेकिन मैनपुरी की जीत ने पुरानी सारी कड़वाहट को दूर कर दिया। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सदन में अब शिवपाल को फ्रंट सीट पर लाने की बात हो रही, बल्कि अखिलेश हर काम शिवपाल से पूछ कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को सम्मान दिया है, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें शिवपाल यादव आगे की जो सीट है, आगे की जो रो है, वहाँ पर अब बैठे नजर आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने जब शिवपाल यादव से आवास पर जाकर मुलाकात की तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी दोनों के बीच कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है और जल्दी विधानसभा के भीतर चाचा और भतीजे अगल बगल की सीट पर बैठे नजर आएंगे। अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पर गए थे, जहां दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। दरअसल सपा में वापसी के बाद शिवपाल एक्टिव नजर आ रहे और पूर्वांचल सहित कई जिलों के भ्रमण के दौरान मिले फीडबैक से भी अखिलेश यादव को अवगत करा चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल ने अखिलेश को बताया कि हर जगह पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही सपा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कवायद शुरू कर देगी और बड़ा जन आंदोलन भी शुरू करेगी, जिसकी अगुवाई शिवपाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी से दूर हुए कई नेताओं की घर वापसी कराने की भी रणनीति है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी के कई पुराने नेता छिटक चुके हैं, जिसमें कुछ ने दूसरे दलों की सदस्यता ले ली या जो घर बैठे हैं उन्हें फिर से जुड़ने पर चाचा भतीजे के बीच चर्चा हुई है और मार्च तक कई नेताओं की घर वापसी हो सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार सूबे के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में गुरुवार को वो पूर्वांचल के गाजीपुर से 2024 चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। गाजीपुर का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहीं से मिशन 2024 का आगाज किया है। दरअसल गाजीपुर ही पूर्वांचल का वो पॉइंट है जहां से समाजवादी पार्टी को अपने लिए बड़ी संभावनाएं नजर आ रही। बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के ज्यादातर शहरों में शिवपाल की अपनी राजनीतिक पकड़ रही। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाकर बड़ा दांव खेल सकती है, जिसकी शुरुआत डिम्पल यादव ने लोकसभा से कर दी। पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात नहीं हुई है। अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भाजपा को सामाजिक न्याय का विरोधी बताते हुए कहा था कि हर कदम पर दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। सपा पिछड़ों और दलितों के इसी हक और सम्मान के लिए जातीय जनगणना की मांग करती आ रही है और अब सबकी नजर 20 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के बजट सत्र पर टिकी है, क्योंकि इस बार सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि रामचरितमानस से लेकर शुद्ध वाले मुद्दे पाइपलाइन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात राम राज्य की लक्ष्मण सियासत 24 में दिखेगी ताकत, क्योंकि पुरानी कहावत है नाम में क्या रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में लगता है कि नाम ही सब कुछ है, क्योंकि शहरों का नाम बदलने की सियासत फिर एक बार जोर पकड़ने लगी है। पहले भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम लखनपुर करने की मांग की, तो ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम भगवान राम के गुरु विश्वामित्र के नाम पर करने की मांग कर दी है। अब सपा और कांग्रेस कह रहे हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो सिर्फ नाम ही बदलने का काम करते हैं। विपक्ष के बदले सुर। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, क्या अब लखनऊ का नाम लखनपुर और गाजीपुर का नाम विश्वामित्रपुर हो जाएगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि शहरों के नामकरण को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा फिर एक बार 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि पहले भाजपा नेता संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर करने को लेकर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, तो ओम प्रकाश राजभर ने भी गाजीपुर का नाम बदलकर भगवान राम के गुरु विश्वामित्र के नाम पर करने की मांग कर दी है। हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है, तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर करने की बात किया है और बहराइच का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर करने का काम किया। पहले भी हमने चिट्ठी लिखा है जिसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो किले थे, जो उनके झील थे, उसको सुंदरीकरण करने के लिए पत्र लिखा। बड़ी बात यह है कि भाजपा भी ओम प्रकाश राजभर की इस मांग से सहमत नजर आ रही। देखिए, लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ओम प्रकाश जी को बड़ा साधुवाद कि उन्होंने कम से कम इस बात को सोचा। वो गाजीपुर का नाम गाजीपुर क्यों है, राजा सुहेलदेव के नाम से क्यों नहीं जोड़ा गया उसका नाम? तो निश्चित रूप से जो भी हमारी गुलामी के जो भी ये प्रतीक हैं और जिनके कारण से हम आज भी हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसे प्रतीकों को अब समाप्त करने का समय आ गया है। नहीं, देखिए, जो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं और इसीलिए बहुत स्थानों का नाम बदल जाना बहुत आवश्यक भी था। अब इलाहाबाद का नाम बदला गया। प्रयाग जो है हमारी परंपरा का एक शाश्वत एक प्रतीक है, और या अयोध्या फैजाबाद का बदला गया। अब शहर का नाम बदलने की मांग पर राजनीति इतनी गर्म हो गई कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो सिर्फ नाम बदलने का काम करता है। कि न गाजीपुर नया है, न ओम प्रकाश राजभर नए हैं, न विश्वामित्र जी नए हैं, न अब्दुल हमीद नए हैं, वो भी गाजीपुर के थे। तो प्रश्न ये है कि आप किस समय किस लिए कोई मांग उठा रहे हैं। अचानक कोई नींद से जाग के कुछ कहने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो रोज़मर्रा के जो सरकार के काम हैं उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं,
वरना किसी बात का किसी समय किसी पल सवाल उठने का कोई तर्क होना चाहिए। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं, तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। सो भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता है। पिछले 5 साल में गिनाने के लिए उन सांसदों के पास कुछ है नहीं। 4 साल में अब जनता के बीच में जाना है, 2024 में चुनाव होने हैं फिर से। उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है, तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए। तो उनके पास यही एक काम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। ये एक ट्रेडिशन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, ताकि वो 2024 में जनता के बीच में अपने मतदार संघ में जाकर के जनता को ये बताएं कि देखिए हमने लखनऊ का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये उनका उल्लेखनीय काम होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नाम बदलने की मांग उठी, और ये मांग सिर्फ भाजपा या सिर्फ सुभाषपा की तरफ से ही नहीं की गई, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के चचेरे भाई और इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने इटावा का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखने की भी मांग की थी। इटावा का जिला आदरणीय नेताजी का जिला रहा है, नेताजी की धरती है, तो इसलिए लोग यहाँ पर नेताजी को आज भी याद कर रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता नहीं है नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है तो हमारे तमाम सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि इटावा का नाम आदरणीय नेताजी के नाम से मुलायम नगर करने के लिए। मतलब सब अपने अपने तरीके से, कोई इस शहर का तो कोई उस शहर का नाम बदलना चाहता है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इसका असर 2024 में भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात संसद में पीएम की हुंकार, कांग्रेस पर लाल चौक वाला प्रहार, क्योंकि एक दिन पहले राहुल गांधी ने अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन आज बारी पीएम मोदी की थी, जिन्होंने 87 मिनट तक विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने आतंकवाद, घोटाले से लेकर महंगाई और यूपीए के 10 साल के कालखंड को गिनाते हुए जमकर घेरा। घोटाला, आतंक, महंगाई, मोदी ने यूपीए की याद दिलाई। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। राहुल पर मोदी का हार्वर्ड अटैक, विपक्ष का हंगामे से रिएक्ट। हमारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। संसद में पीएम की हुंकार, कांग्रेस पर लाल चौक वाला प्रहार। मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष एक सुर में अडानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने 52 मिनट का भाषण दिया था, उसमें 40 मिनट अडानी और पीएम मोदी का जिक्र था। लेकिन बजट सत्र के 7वें दिन पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा सदन राहुल, कांग्रेस और हार्वर्ड के शोर से गूंजने लगा। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। अडानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई? इतने अलग अलग सेक्टर्स में अडानी जी ने
कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी। पीएम मोदी जहां सदन में भारत के विकास, बढ़ते उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोल रहे थे, वहीं कांग्रेस को घोटाले और आतंकवाद और महंगाई के मोर्चे पर घेर रहे थे। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाले। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। पीएम मोदी जब सदन में बोलने आए तो विपक्ष पर हमलों की पूरी लिस्ट बनाकर लाए। उन्होंने शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से की, लेकिन जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष जेपीसी और अडानी का नाम लेकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को उन्हें गाली देने में मजा आता है, क्योंकि इनके लिए इनका परिवार ही सब कुछ है, लेकिन उनके लिए पूरा देश परिवार है। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जनता का भरोसा उन पर कायम है और देश की सब जितनी भी जनता है उनका विश्वास लगातार उन पर बना हुआ है। ये बात राहुल गांधी समेत तमाम तरह विपक्षी नेता नहीं समझ सकते हैं और विपक्ष पर उन्होंने करारा हमला आज बोला। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर में खत्म हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी पलटवार किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मतलब एकदम साफ कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से हमला बोला था, पीएम मोदी ने उसी अंदाज में राहुल को जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लड़ाई अडानी को लेकर छिड़ी है, क्या वो पीएम मोदी के भाषण के बाद खत्म हो जाएगी? क्योंकि विपक्ष चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद सरकारी स्कूल पर कब्जा, क्योंकि गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल पर ग्राम प्रधान की नीयत खराब हो गई है, जिसने पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर स्कूल की बाउंड्री गिरवाई, फिर कब्जे की नीयत से अतिक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गोरखपुर के ग्राम प्रधान को सरकार का कोई खौफ नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे एक स्कूल को बलि चढ़ाया जा रहा है और सिस्टम को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूल पर कब्जा, सिस्टम पर लगा
ठप्पा। ग्राम प्रधान की नीयत खराब, बच्चों के भविष्य का सवाल। एक तरफ सूबे की सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर चला रखा है, वहीं गोरखपुर में सरकारी स्कूल की जमीन पर ग्राम प्रधान ने कब्जा कर रखा है। दरअसल पिछले साल गोरखपुर में 4 लेन चौड़ीकरण के नाम पर स्कूल की बाउंड्री गिराई गई थी, लेकिन स्कूल की जमीन देख गगहा ब्लॉक के ग्राम प्रधान संदीप मोदनवाल की नीयत खराब हो गई। आरोप है कि उसकी शह पर पहले कुछ लोगों ने कब्जे की नीयत से ठेला लगाया और धीरे धीरे इसे कब्जे में ले लिया। उधर स्कूल के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत थाने में कराई है, लेकिन पुलिस अभी तक एक्शन में नहीं आई है। वहीं करवल मंझगावा गांव के रहने वाले कुंदन सिंह ने बताया कि वे कई महीने से विद्यालय की जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। प्रधान जी द्वारा वहाँ पे गुमती रखवाया जाता है, कभी निर्माण कराया जाता है, कभी ठेला खुमचा रख के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार 3 महीने से थानाध्यक्ष महोदय के नॉलेज में जा रहा है। उसके बाद इतना सारा पेपर वर्क करने के बाद, बीएसए के ऑर्डर के बाद, प्रिंसिपल के लिख के देने के बाद भी ना उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रहा है, और चस्पा होने के बाद भी अभी तक एसडीएम ने उस जगह को खाली नहीं करवाया। दरअसल ये पूरा खेल 67 फीट जमीन का है, लेकिन जब एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची तो प्रशासन एक्शन में आ गया, जिसने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो उनको निर्देशित किया गया कि प्राथमिक विद्यालय की जमीन को संरक्षित करें और लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि गरीबों का घर ना उजाड़ा जाए। और साथ ही अभी मैं जब रिटर्न हुआ तो मुझे फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया गया कि ये मामला सब जुडिस है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैंने पुनः ये कहा है कि चूँकि प्रकरण सब जुडिस है, तो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार जो भी निर्देश मिलेंगे हम लोग की उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस स्कूल पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, उससे इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर कैसे हो गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कब्जा करने वाले ग्राम प्रधान को बुलडोजर का कोई खौफ नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।